लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या पढ़ना है आज हमें? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। एलएलपी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट होता क्या है? इसको हम बोलते हैं LLP। क्या बोलते हैं इसको? LLP। LLP कहने का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक्ट जो है इसका नाम क्या है? LLP एक्ट 2008। अब आपको इसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप क्या है? आपको एक चीज पता है जो हम पिछले लास्ट हमने पढ़ा भी था, एक था क्या? IPA, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ये बताता है हमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है उसके लिए आपको, अब मैं सीधी सी एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको समझ लेना क्या है। उसमें हमारी बेसिकली तीन चीजें होती है पार्टनरशिप के लिए। मैं पार्टनरशिप के बारे में अभी बता रहा हूँ बस। पहली चीज क्या है? जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर, टू और मोर पर्सन, क्या कर लें? एग्री कर लें। किस बात का एग्री कर लें? कि वो बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? वो बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करके उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाती है वो? पार्टनरशिप फर्म। यानी ये जो चार चीजें हैं ये उसमें होनी चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इस वाले एक्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका सेक्शन नंबर 4 वो हमें बताता है डेफिनेशन के बारे में। एक वो डेफिनेशन क्या कहती है? जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल करके डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो आपस में बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अगर कोई इंडिया में पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है तो उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स और रेगुलेशंस जो भी हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं, वो उसको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। यानी वो आपको रूल मानने ही मानने पड़ेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो सीधी सी बात क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? एक पार्टनरशिप है जो हमें बताती है कि अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, यानी किस फॉर्म में बिजनेस करना है, तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी। ये एक्ट हमने पढ़ लिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा ऑलरेडी वी हैव डन इट। ओके। अब जो आज का टॉपिक है वो क्या है? वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या नई चीज है? देखो इसमें पार्टनरशिप तो है ही, है या नहीं है? इसमें दो वर्ड और जुड़ गए हैं। क्या क्या? एक वर्ड जुड़ गया है इसमें लिमिटेड, और एक वर्ड जुड़ गया है इसमें लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? यानी अगर देखा जाए तो इसका फायदा क्या है, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और इस पूरे कंसेप्ट का, यानी LLP एक्ट जो है वो क्यों लाया गया। अब ये 2008 में आया है। ये अब देखो एक्ट का नाम क्या है? LLP एक्ट 2008। तो सीधी सी बात क्या है कि यार ये बहुत अभी नया नया ही है ना। और ये कब का था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखो कि ये जो एक्ट है ये बाद में आया है, LLP एक्ट। क्यों बाद में आया है? भाई बाद में इसलिए आया क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई ना कोई कमी रही होगी। उस कमी को दूर करने के लिए एक नया एक्ट बना दिया गया। बात समझ में आई? देखो वो क्या कमी है मैं बताता हूँ आपको। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉब्लम ये है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या कह रहा हूं मैं? यानी अगर इसकी बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स अगर बिजनेस कर रहे हैं और फर्म को कुछ पे करना है, और वो उसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वो पूरा पे अप नहीं कर पाई, फर्म जो है वो पूरे पेमेंट नहीं कर पाई, तो पार्टनर्स की जो इंडिविजुअल असेट है ना, जो पर्सनल असेट भी है, वो टेक ओवर करी जा सकती है, वो बेची जा सकती है।
ठीक है, अब देखिए क्या दिक्कत है। अब पार्टनर क्या कहेगा, पार्टनर कहेगा कि भैया एक बात बताओ, बिजनेस कर रहे हैं हम सारे मिलकर के कर रहे हैं, अब बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो हम सारे के सारे फंसे, ठीक है ना, तो मेरी अकेले की गलती थोड़ी थी भाई, सबका कंट्रीब्यूट था ना। तो अब कैपिटल जो उन्होंने लगाई है, जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है वो तो जाएगी जाएगी, प्लस में जो उनकी पर्सनल असेट है, जो भी उनकी जमीन जायदाद घर मकान जो भी है, वो सारे के सारे बेच दिए जाएंगे और उन लाइबिलिटीज की, जो फर्म की लाइबिलिटीज है, उनकी पेमेंट करी ही जाएगी। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें हम रजिस्टर्ड कराते हैं या उसके अनुसार अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो यहाँ पर ये कमी है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है यहाँ पर, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसी कमी को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट और है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कंपनी। कंपनी क्या बोलते हैं हम, कंपनी। इस कमी को दूर करने के लिए क्या है हमारे पास, कंपनी। वी हैव द ऑप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी में हमें दो तरीके की है, एक हमारी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक हमारी खाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बात समझ रहा है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी है। अब ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या है, अगर आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करते हैं, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। और वो कितनी होगी, वो इतनी ही होगी जितना आपका शेयर है। बात समझ में आ रही है, जितना आपका शेयर है सिर्फ उतनी ही। भैया आवाज चलेगी? अब आ रही है, अरे भैया कैसे थोड़ी चली जा रही है आवाज? अरे अब आ रही है नहीं आ रही है बढ़िया बताओ। बढ़िया। भैया आ रही है, बात आ तो रही है, सुनो आ रही है। भैया। भैया ये रिकॉर्ड है पहले से ही, उधर रिकॉर्ड कर रहे हो ये? हाँ जी मैं कर रहा हूँ साथ साथ ही, बाद में मैं एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाद में दिखा देना, हमें तो भेज देना रिकॉर्ड की एक हुई बार। भी भेज देना एक बार, हमें बाद में दिक्कत हो तुम्हारी तो हाँ हम आवाज, हाँ देखो। हाँ वो तुम्हारी चल आवाज, तुम्हारी। जाएगी भाई, वो यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा मैं। तुम पढ़न दे भाई, भैया पढ़न दे, बार बार एक ही बात बोल रहे हो। सुनो सुनो सुनो, अच्छा यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, बस ये बताओ पहले तो। आ गया भाई। तो पार्टनरशिप में कमियां थी, तो उन पार्टनरशिप की कमियों को कैसे दूर किया, अपने माइक ऑफ कर लो प्लीज। और भैया मेरे को अगर पार्टनरशिप में कमियां हैं तो उन पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास कंपनी का ऑप्शन था। अब कंपनी हम क्रिएट कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, हमारे पास दिक्कत ये है कि अगर हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो कंपनी में भी बहुत सारी कमियां हैं, और कंपनी का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है। कंपनी का कंसेप्ट क्या होता है हमारा, बहुत बड़ा। तो हमें उतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पार्टनरशिप फर्म के रूप में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक कमी क्या है, अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कि हमारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और कंपनी अगर बनाते हैं तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। कितनी लिमिटेड रहेगी, जितना हमने पैसा लगाया होगा, यानी जितना हमारा शेयर होगा, कंट्रीब्यूटेड शेयर जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। पर प्रॉब्लम ये है ना कि पार्टनरशिप और कंपनी दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। मुझे तो इनका मिक्सचर चाहिए, कि मेरी जो कंपनी भी ना हो और मेरी जो लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो जाए। बात समझ में आ रही है, तो उसके लिए, उस कंसेप्ट के लिए क्या बनाया गया, उसके लिए बनाया गया हमारा ये एलएलपी एक्ट। क्या बनाया गया, एलएलपी एक्ट। बात समझ में आई? अब ये एलएलपी एक्ट क्यों बनाया गया है भाई, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सुनो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये क्या है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिल्कुल नई फॉर्म है। क्या है, एक नई फॉर्म है। इट हैज इंटीग्रेटेड फीचर्स ऑफ बोथ फर्म एंड कंपनी। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड फीचर्स हैं। क्या क्या इंटीग्रेटेड फीचर्स हैं, कि इसमें कंपनी और फर्म दोनों के क्या है, फीचर्स हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या है इसमें,
फीचर्स ऑफ बोथ फर्म एंड कंपनी, यानी इसमें कंपनी के भी फीचर्स हैं और हमारी फर्म के भी फीचर्स हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए ये हर एक कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हो रहा है। बात समझ में आई? क्यों पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि इसमें कंपनी के फीचर्स भी हैं और फर्म के भी फीचर्स हैं। क्लियर? अब सबसे पहली बार जो ये कंसेप्ट बनाया गया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो बनाया गया था एलएलपी, वो बनाया था यूएसए ने। कब बनाया था? 1990 में, 1990 में यूएसए ने बनाया था। और फिर इंडिया में ये एक्ट कब पास हुआ? इंडिया में एक्ट जो है वो कैसे बनता है आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ इंडिया में कोई भी एक्ट कैसे बनता है। एक्ट बनने के लिए क्या होता है कि आपको एक्ट बनने में क्या होता है कि आपका एक बिल जो है वो बिल आपका पास हो जाना चाहिए। बिल पास होना चाहिए कहां पर? दोनों सभाओं में, यानी लोकसभा में भी और विधानसभा में, पार्लियामेंट में वो बिल पास होना चाहिए। ठीक है? और वो बिल पर प्रेसिडेंट के असेंट होनी चाहिए, यानी उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करे कि ये एक्ट लागू होगा। प्रेसिडेंट जो है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब जाकर के कोई भी चीज एक्ट में कन्वर्ट होती है। तो जो ये एलएलपी है, ये एलएलपी कब बना? सुनो ध्यान से, ये एलएलपी कब बना? एलएलपी एक्ट 2008 बिल रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 7 जनवरी 2009। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कब हुए थे? 7 जनवरी 2009 को। और इसको नोटिफाई कब किया गया? 31 मार्च 2009 को, सॉरी, कब करा था? 31 मार्च 2009 को। अच्छा, पहली बार जो एलएलपी बनी थी, सबसे पहली एलएलपी, वो बनी थी 2 अप्रैल 2009 को। बात समझ में आ गई? यानी कि प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला? 7 जनवरी 2009 को। नोटिफाई कब किया गया कि ये लागू हो रहा है? 31 मार्च 2009 को। और पहली एलएलपी कब बनी? 2 अप्रैल 2009 को। बात समझ में आ गई भैया? ये तो ये हमारी कौन सी बात? ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई किसकी? जो भी हमारे डेट्स हैं, यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं आगे की। मीनिंग, मीनिंग क्या कहता है? सुनो ध्यान से। मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज एन सब क्लॉज एन, क्या कहता है? ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एन। ठीक है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 क्या बताता है? इसकी मीनिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। जो भी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, एलएलपी एक्ट में क्या होगी? रजिस्टर्ड होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर? सर ये सेक्शन क्या है? सेक्शन सेक्शन क्या है मतलब? मतलब सेक्शन 1 to N, मतलब ये इसका सेक्शन है, मतलब लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो जो है हमारा, देखो है सुनो मेरी बात। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, उसका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एन, ये हमें उसकी मीनिंग के बारे में बताता है। मीनिंग क्या कह रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। जो इस एक्ट में फॉर्म्ड होगी, यानी बनेगी और रजिस्टर्ड की जाएगी इसी एक्ट में, यानी कौन से एक्ट में? एलएलपी एक्ट में। कौन से एक्ट में? एलएलपी एक्ट में। उसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी सिंपल सी बात है ना दोस्त, जो भी पार्टनरशिप आप बनाना चाह रहे हो, अब देखो 2 तरीके की पार्टनरशिप हो गई ना हमारे इंडिया में। कितने तरीके की पार्टनरशिप होगी हमारे इंडिया में? 2 तरीके की। बात समझ में आ रही है? अब ये 2 तरीके की कौन कौन सी हो गई? एक तो हमारे यहाँ पार्टनरशिप हो गई जो हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं, जो कि हमारा कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? एलएलपी एक्ट 2008। नहीं आई बात समझ में?
तो दो एक्ट हो गए ना हमारे पास अब पार्टनरशिप से रिलेटेड ही। एक हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक हो गया हमारे पास एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर क्लियर। तो अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होगी फर्म, उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, और जो एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होगी उसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे, यानी एलएलपी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कैसे 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 सर एक करवा बताना। भाई इतना जो टफ तो नहीं है, जो मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बताई है, ना ना ना, सिंपल बात है। अरे मैंने इंडियन ना पार्टनरशिप एक बार एक्ट, जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होगी फर्म, उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ऑल्दो मैं बता रहा हूं वैसे, जबकि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, वो कंपलसरी नहीं है। बात समझना मेरी, हम रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का और नहीं भी करा सकते। अरे मैंने पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन आप ले भी सकते हो पार्टनरशिप फर्म का और नहीं भी ले सकते। और अगर आप हाँ नहीं लेते पता हो, है। अगर नहीं लेते हो तो क्या नुकसान होते हैं, लेते हो तो क्या फायदे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो वही सारी चीजें। लेकिन अगर आपको एलएलपी बनानी है, कोई क्या बनानी है आपको, एलएलपी, तो एलएलपी बनाने के लिए आपको एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और वो कौन सा एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008। बात समझ में आ गई भाई? ऑब्जेक्टिव क्या है एलएलपी का, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है भाई, सुनना ध्यान से। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सुनो। To enable entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। कह रहा है सीधी सी बात है, कई लोगों के पास क्या है कि उतने सोर्सेज नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं, उनके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या फिर वो उतना बड़ा बिजनेस नहीं है उनका कि वो कंपनी फॉर्म कर पाए, लेकिन उनको अपनी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रखनी है, वो अनलिमिटेड वाले हिस्से में नहीं जाना चाहते और ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसा लगाया है बस वही डूबे, अगर डूबता है तो वही डूबे, उससे ज्यादा उनके घर पे आंच ना आए। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एक चीज सिंपल सी बता रहा हूँ कि हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर बिजनेस डूबता है तो सिर्फ वही पैसा डूबे, मेरी पर्सनल असेट पर कोई आंच ना आए। क्लियर? समझ में आ रही है? अब बताओ इस चीज में किसी को डाउट है या नहीं है? अगर डाउट है तो बताओ। बोलो, अगर डाउट है तो जल्दी बोलो इसमें, अगर क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सर, क्लियर। ओके ओके। लीगल फ्रेमवर्क पर आ जाइए। लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है? देखिए ये कुछ भी नहीं है, लॉ के बारे में बता रहा है कि ये जो एलएलपी एक्ट है ना, ये कितना बड़ा है, इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, बस ये बता रहा है। लीगल फ्रेमवर्क कहने का मतलब क्या है, हमें लॉ के बारे में बता रहा है कि इस एक्ट में कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो एलएलपी एक्ट जो है वो 2008 है, हमें पता है। ठीक है, एलएलपी एक्ट कौन सा हमारा, 2008। तो कोई भी एलएलपी अगर आप बनाते हो तो वो किसके अनुसार चलेगी, एलएलपी एक्ट 2008 के अनुसार चलेगी। बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, एक्ट तो जो बना दिया वो बना दिया, एक्ट जो बन गया एक बार वो बन गया, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ एडिशनल चीजें चाहिए तो वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है रूल्स के अंदर। किसके अंदर? रूल्स के अंदर। जैसे सीजीएसटी एक्ट बना दिया गया, वो एक्ट प्रॉपर एक एक्ट है, लेकिन सीजीएसटी रूल्स भी हैं आपके पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना दिया, बेयर एक्ट जो हमारा है, लेकिन उसके साथ साथ इनकम टैक्स के कुछ रूल्स भी दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एलएलपी एक्ट 2008 तो हमारे पास है ही, वो तो हमारा बेसिक है, वो तो बिल्कुल सिंपल सी एक चीज है, बेयर एक्ट है वो हमारे पास, उसके रूल्स भी है हमारे पास। और वो रूल्स कहाँ मिलते हैं, एलएलपी रूल्स 2009 में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एलएलपी रूल्स 2009। उन्हें उन्हें रूल्स बोल रहे, टर्म एंड कंडीशन बोल दो, वो भी ठीक है। नहीं नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन तो ठीक है, लेकिन देखो एक्ट के अलावा रूल्स भी होते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो उस एक्ट को डिफाइन करती है, या उस एक्ट के लिए जैसे सेक्शन लिख दिया गया कि इस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है, ये काम होगा। अब वो होगा किस तरीके से, वो रूल्स में लिखा जाएगा।
ठीक है। देखो अगर सारी बातें आप पूरा प्रोसीजर सब कुछ आप एक्ट में लिख दोगे तो एक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या करा जाता है, एक्ट में मेन आपका कंसेप्ट लिखा जाता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ लिखी जाती है, रूल्स में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये हालांकि एग्जांपल अलग है लेकिन समझने के लिए मैं बताता हूँ। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट हमारी बनती है, बैलेंस शीट में आप पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, शेड्यूल, अभी जो हमारा चल रहा है शेड्यूल थर्ड पार्ट वन, शेड्यूल थर्ड पार्ट वन जो है हमारा वो हमें बताता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। हमने बैलेंस शीट प्रॉपर बना ली, लेकिन उसके अलावा हम नोट्स भी तो बनाते हैं, नोट्स टू द अकाउंट, या फिर जो बैलेंस शीट में नोट्स डालते हैं कि सन्डे क्रेडिटर, मान लो 4 लाख रुपए सन्डे क्रेडिटर का अमाउंट आपने डाल दिया करंट लायबिलिटी में, तो सन्डे क्रेडिटर कौन कौन है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं सन्डे क्रेडिटर, तो कहाँ से आएगी वो सन्डे क्रेडिटर, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी अमाउंट डाला है, तो उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं अलग। बात समझ में आ रही है। वैसे ही तो मेन तो हमारा एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 हो गया, लेकिन इसके रूल्स हमारे कहाँ मिलेंगे, एलएलपी रूल्स 2009 में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, एलएलपी रूल्स 2009। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर। सर एक्ट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट और अदर वो जो कंटेंट है वो अलग। हाँ जी, आगे देखो, द एक्ट इज कौन डिवाइडेड, सब्जेक्ट का नाम भी देते हैं। सुनो, द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, कितने चैप्टर्स में बटा पड़ा है भाई ये, 14 चैप्टर्स में जी, 14 चैप्टर्स में, और इसमें 81 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है, 81, और 4 शेड्यूल है। एक नंबर का आ सकता है। अब समझ में आ गई, मैंने अंडरलाइन कर दी है। एक्ट जो है पूरे इंडिया में लागू होता है, एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। अच्छा, एलएलपी रूल्स 2009 की हम अभी बात कर रहे थे, तो ये हमें बताता है किसके बारे में, मैंने पहले बता दिया, एलएलपी रूल्स जो है, एक्ट तो हमारा है जो है, रूल्स क्या बताएंगे कि पूरा प्रोसीजर वो करना कैसे है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन कैसे करनी है ये सारे प्रोविजन बताएंगे, मैनेजमेंट कैसे करनी है ये बताएगा रूल्स में, रिकंस्ट्रक्शन और वाइंडिंग अप, अगर आपको एलएलपी बंद करनी है या कोई दोबारा से नई एलएलपी बनानी है, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो सारे रूल्स में मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, नेसेसरी चेंजेस कर रखे हैं और मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी होती है कि वो एलएलपी एक्ट में ही चेंज कर सकते हैं, यानी रूल्स में जो चेंज करेंगे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आ जाओ फीचर्स पे, फीचर्स ऑफ एलएलपी। अब मैंने फीचर्स यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है, मैं अलग से लिखूंगा, ठीक है, फीचर्स में अलग से लिखूंगा, वो क्या क्या है सुनना ध्यान से। एलएलपी के पहला फीचर है बॉडी कॉर्पोरेट, क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, पहला एक कॉल बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट कहने का मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, एलएलपी जो है ये हमारी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि ये एक एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, किसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, एक एक्ट के अनुसार बनती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार बनाई। मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल सा मीनिंग है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एक नेचुरल उसका बर्थ होता है ना, वैसे ही अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसका जन्म होगा किसके अनुसार होगा, एक्ट के अनुसार, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन, क्या है ये, आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरी चीज क्या है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, अरे तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या भाई जतिन, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब, बॉडी कॉर्पोरेट कहने का मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब क्या है, ये नेचुरल पर्सन तो है नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब इसके पार्टनर्स और जो बिजनेस फॉर्म है दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, एलएलपी अलग है और पार्टनर अलग है। पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो ऐसा नहीं है एलएलपी अभी सारी बंद हो जाएगी, और अगर एलएलपी बंद होती है तो पार्टनर थोड़ी मर जाएंगे भाई, पार्टनर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है।
एक इसका होता है कि देखो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो भी आरओसी में होता है। कहाँ होता है? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी कहने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो वहीं जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है एलएलपी में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाई। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि ये पार्टनरशिप जैसे ही वर्ड सुना तो पार्टनरशिप सुनते ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में चले जाते हैं और उसके प्रोविजंस लगाने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि वी हैव अ सेपरेट एक्ट फॉर द एलएलपी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एलएलपी को कंडक्ट करने के लिए, एलएलपी को चलाने के लिए एक सेपरेट एक्ट है, एलएलपी एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका एक अलग एक्ट है। क्लियर हो गया? फिफ्थ क्या है कि जो अब ये हमारा क्या है, मेन आईपीए नॉट एप्लीकेबल, मतलब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो अप्लाई नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इसका अलग है। देखो कई लोग क्या गलती करेंगे ना, जैसे वो पार्टनरशिप वर्ड सुनेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो क्या काम करने लगेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ही प्रोविजंस को लगाने लगेंगे। लेकिन वो गलत है, वो नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि हमारे पास अलग एक्ट है ना, एलएलपी एक्ट। पांचवा पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से, कि ये जो है ना, ये हमारा बिजनेस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा बिजनेस। बिजनेस कहने का मतलब प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा प्रॉफिट मोटिव। यानी हम कोई एनजीओ वगैरह अगर खोलना चाहते हैं, यानी एनपीओ वगैरह में काम कर रहे हैं, तो हम एलएलपी नहीं खोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? सिक्स, अब जब पार्टनरशिप बोल रहा हूं तो मिनिमम 2% तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा तो पार्टनरशिप कहेंगे ही नहीं। मिनिमम 2% तो चाहिए ही, तभी जाकर के पार्टनरशिप फॉर्म हो पाएगी। क्लियर? अच्छा, इस दो में से कम एटलीस्ट शुड बी रेजिडेंट, शुड बी रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट का मतलब क्या है? सुनो, इन 2% में, मतलब दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर्स में से कम एक पार्टनर, दो में से एक कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये रेजिडेंट है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? तो भाई साहब, हमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा था, रेजिडेंट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इनकम टैक्स एक्ट है ना आपके पास, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा? 1961, उसका सेक्शन नंबर 6 है आपके पास, सेक्शन नंबर 6। तो वो हमें बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ठीक है, तो वहां पर जाइए और रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कीजिए। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आपको मैंने निकालना सिखा रखा है, रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों ने सीख रखा है बहुत अच्छे से, तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिडेंट है, कम से कम एक तो रेजिडेंट होना चाहिए दो में से। क्लियर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, 7th पॉइंट क्या है? अब आप लोग बताओगे मुझे, 7th पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 7th में यहाँ लिखने वाला हूँ क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होगी पार्टनर्स की? लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। यही तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से। लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। जबकि पार्टनरशिप एक्ट में अगर हम बात करें 1932 में, तो वहां पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और कंपनी में भी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड। तो कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के कुछ ना कुछ देखो फीचर्स मिल रहे हैं ना। बात समझ में आ गई? क्लियर फीचर्स? ठीक है भाई, तो आप अरे नहीं समझ में आया? ये क्या है? आईपीए नॉट लिमिट अप्लाई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा भाई साहब, अभी इतनी देर से बता रहा हूँ मैं, इंडियन, ठीक है पार्टनरशिप ठीक है एक्ट ठीक नहीं है ठीक लगेगा। बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जो संस्था के हिसाब से हो, भाई आप पैसा नहीं कमाना चाहते, प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, मेन प्रॉफिट नहीं है आपका मोटिव, तो आप एलएलपी नहीं खोलेंगे। ओके ओके ओके। और
मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, जिनमें से एक क्या होगा, रेजिडेंट होना ही चाहिए। तो रेजिडेंट कहाँ से पता चलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 6 से। उससे लायबिलिटी चेक कर लिमिटेड होगी लेंगे पार्टनर्स की, अरे लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो उसका फीचर सबसे पहले तो यही है कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड कहने का मतलब क्या है, जितना पैसा उन्होंने लगाया है, कैपिटल जितनी लगाई है, कंट्रीब्यूशन जो लगाया, उतना ही पैसा उनका डूबेगा, उनकी पर्सनल असेट नहीं डूबेगी, कोई भी पर्सनल असेट नहीं बिकेगी, पर्सनल असेट पे कोई उनपे फर्क नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, सातों फीचर्स क्लियर हो गए। अब आप लोग समझ लेंगे इसको इजीली। ये बात मतलब अभी तुम कह रहे हो